का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करते हैं कक्षा 8 और विषय सामाजिक विज्ञान। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान और हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चौथा अध्याय चल रहा है, जिसमें हम आदिवासी कुरुकों के आदिवासी जनजाति की बात करें तो हमने कल एक पार्ट पढ़ लिया था। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वालों लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को बढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, चेत में औरतें इकट्ठा करने और बच्चे खुचे ठूंठों को काटने जाते थे। ठूंठे होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं ना, काटने के बाद नीचे लकड़ सा रह जाता है ना, उसको ठूंठ कहते हैं। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली, मशरूम आदि फल बीन कर लाती थी। बेगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करते थे। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था, यानी जनजातियाँ, ध्यान रखना। आदिम शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक, जैसे अब भाद्रपद महीना चल रहा है ना, भादों से तक मर्द खेतों में काम करते थे। कवार में फलियां लाने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चले जाते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्कर पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की जरूरत पड़ती थी। वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बेगा और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोंड्स वेरियर एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय पुस्तकालय पर आधारित है। ये देखो, ईंधन की लकड़ी के लिए यानी जलाने के लिए एक संथाल लड़की है, वो बिहार 1946 की बात है, ले जाती हुई। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओं के साथ जंगल में जाते थे। अब ये लड़की है, ये देखो जंगल से काट के लाई है और इसे आग जलाने, रोटी सेकने के लिए काम आता है। आगे देखो, कुछ लोग एक जगह खेती भी करते थे। अब कई तो शिकार के लिए इधर उधर भटकते थे, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगते थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का उपज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे जो ताकतवर होते थे। वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बंटाई पर देते थे। ब्रिटिश अफसरों और गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। अब यहाँ देखो, बेवड़ आया। बेवड़ क्या होता है? मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ये देखिए चित्र आप देख सकते हैं। पूर्वोत्तर के निस्सी आदिवासियों के गांव में लट्ठों से बना घर, जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। देखो ये घर बना दिया, लट्ठे लट्ठे जोड़ जोड़ के बनाए जाते हैं। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? अब ये औपनिवेशिक क्या होता है? यानी अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया, हमारे धन को लूटा, हमारी हर वस्तु का इस्तेमाल किया, वो होता है औपनिवेशिक। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें ये कैसे बदलाव आई। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासी
के मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन व वन प्रबंधन के स्थायी नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ा और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने से नहीं रही। पहला आदिवासियों का एक राजा हुआ करता था, उसकी ताकत थी, अपने आप में वो ताकतवर था, लेकिन अब अंग्रेज़ों के आने से ताकत किसके हाथ में आ गई? अंग्रेज़ों के। तो ये अब नाम मात्र के रह गए और इनको किन की माननी पड़ती थी? अंग्रेज़ों की। कुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूह से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ बढ़ते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के, अब ये देखिए, गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें ये खेती कर रही है। ये देखो चावल वगैरह लगा रही है, कोई जो भी फसल उगानी होती है उनको, ठीक है। समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रण करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू किए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। इन कुछ को तो क्या है कि भूमि दे दी और कईयों को पट्टा बना के दे दिया, अभी कुछ दिनों के लिए आपकी भूमि होगी। जैसा कि आप देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते हैं और भूस्वामी सरकार को लगान देते हैं। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते। झूम क्या होता है? झूमिंग कृषि होती है, जगह 2 साल 1 साल में बदल बदल कर फसल बोना। इसलिए पूर्वोत्तर राज्य के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू घूम फिर कर खेती करने की छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव, जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है, अतः वे वन कानून में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपने नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी, इमारती का मतलब होता है इमारत बनाने के लिए, महल वगैरह बनाने के लिए लकड़ी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, जूमिंग खेती करने, फल इकट्ठा करने और पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुत को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसा कि अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूर जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किए? स्लीपर क्या होता है? लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती है। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाए, उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बेशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मंजूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रमिक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसाए। अंग्रेजों ने इस देश में जीना कठिन है, ये चीज़ एक कहावत लिखी हुई है। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोग्राम संगमा द्वारा असम में, 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वह वन सत्याग्रह इसी विद्रोह में है। ये देखो गोदारा औरतें बुनाई करती हुई, जनजाति है गोदारा। व्यापार की समस्या 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे हैं। इस सारे बदलाव से क्या असर पड़ने वाला है, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में काफ़ी भारी मांग थी।
भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को बेचकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनमें कर्मी कोषों को इकट्ठा कर लेते थे, यानी जो काम करने वाले होते थे। 1,000 कर्मिकों के लिए 3-4 हज़ार रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कर्मी कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, यानी जो रेशम के कीड़े होते हैं ना, कीड़े, उनसे बनता है रेशम, ध्यान रखना, लार बनती है उनकी। इसके बाद इन कर्म कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेच दिया जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। देखो, चटाई बुनती एक हाजांग औरत, देखो चटाई बना रही है, चटाई बिछाने के लिए काम आते थे पहले। कभी देखा होगा आपने, खजूर वगैरह की चटाई पहले आती थी। ये चित्र देखिए, बिहार के कोयला खान में देख, ऐसे कोयला देख, कहते हैं ना कि जिसके पास रहते हो जैसा रंग हो, जैसे उसका रंग होता है वैसे वर्ण हो जाते हैं। ये कोयले में काम करते हैं तो काले हो गए, देखो। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से चाय बागान फैलने लगे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम के चाय बागान और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती ने केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते, बल्कि उन्हें वापस घर लौटने नहीं देते थे। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानून, अपने व्यवहार में लगी पाबंदियां, नए करों और व्यापारियों महाजनों द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। ये अलग अलग विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ और बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह इसी तरह का विद्रोह था। अब देखिए, बिरसा मुंडा एक झारखंड के थे। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते हैं और अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मशीनरी स्कूल में जाने लगे, जहाँ उन्हें मशीनरी के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समझाया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता और दया पर जोर देने लगी। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में है उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडवाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें, डायन व जादू टोनों में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते हैं जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते हैं, तटबंध बनाते हैं, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते हैं, पेड़ और बाग लगाते हैं, पेट पालने के लिए खेती करते हैं। इस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अब खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना था। फिर देखो, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडुओं की सारी समस्याओं कष्टों का स्रोत मानता है। अंग्रेजों की वो नीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही है।
हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे हैं और मिशनरी उनकी परंपरागत मिशनरी क्या है, अंग्रेज़ों की थी। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकों और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमला कर दिया, महाजनों जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा का राज्य प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 महीनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर लें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि न्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को व्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो ये पाठ हो गया अपना पूरा। कल हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर।